दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैंने यहाँ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लर्निंग वेव्स। और आज हम जानने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है और आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो विराम चिन्ह, विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकाव, ठहरना या रुकना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। अब जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, रोज़ स्कूल में कई सारे शिक्षक आके बहुत सारे क्लासेस हमसे करवाते हैं और उन सभी के बीच में हमको थोड़ा बहुत विश्राम, 2 विश्राम दिया जाता है। और हम मूवीज़ देखते हैं, मूवी में देखिए इंटरवल होता है। तो ये ठहराव या रुकाव हमारे दैनंदिन जीवन में भी बहुत ज़रूरी रहता है। और जिस तरह से हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी तरह लेखन में भी विश्राम या ठहराव की आवश्यकता होती है। और भाषा द्वारा हम अपनी बात बोलते हुए तथा लिखते हुए थोड़ा रुकते हैं। और ये रुकने का मतलब क्या होता है? जैसे हम थोड़ी देर पढ़ने के बाद, लिखने के बाद रुकना, लिखने वाले का भाव पढ़ने वाले के सामने प्रकट होता है। इसीलिए भाषा में, हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखा गया है कि ताजमहल किसने बनवाया है। ताजमहल किसने बनवाया? बनवाया के आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, मतलब प्रश्न चिन्ह दिख रहा है। श्याम आया है, श्याम आया है, उसके आगे है विस्मयबोधक चिन्ह। तो इससे क्या हुआ है कि आपको पता चला है कि पहला जो वाक्य है उसमें पूछा गया है कि ताजमहल किसने बनवाया। ये किसी से आपने पूछा है। प्रश्न चिन्ह का मतलब है सवाल करना, आपने किसी से प्रश्न पूछा है। बात करते समय हमारे हाव भाव ऐसे होते हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये सवाल किया है या एक सिंपल सा आपको सूचना दिया गया है, जानकारी दी गई है। और लेकिन लिखते समय हम सामने वाले को ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा क्या वाक्य है, इसीलिए उसके आगे प्रश्न चिन्ह या विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। और कई बार गलत जगह पर विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि विराम चिन्ह लगाते समय वो विराम चिन्ह सही जगह पे लगा है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, पढ़ो स्वल्प विराम मत जाओ, मतलब इसका अर्थ हुआ कि अभी पढ़ाई करो, कहीं जाओ मत। दूसरा सेम वाक्य है, लेकिन पढ़ो मत स्वल्प विराम जाओ, मतलब पढ़ाई मत करो, जाओ। ये दो एक ही तरह के शब्द हैं दोनों भी वाक्य में, लेकिन स्वल्प विराम अलग अलग जगह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। अब ये स्वल्प विराम चिन्हों के भी कई भेद होते हैं। तो विराम चिन्ह के अनेक प्रकार में से हम देखते हैं कि पहला प्रकार है अर्धविराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है उपविराम, चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, पांचवा है अल्प विराम, 6 विस्मयादिबोधक, 7 उद्धरण चिन्ह, 8 है योजक चिन्ह, 9 विवरण चिन्ह, 10 है कोष्टक और 11 है लाघव चिन्ह। अब एक एक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इन विराम चिन्हों में भी कुछ विराम चिन्ह के भी दो भाव, एक भाववाचक विराम चिन्ह होते हैं और एक विराम चिन्ह होते हैं।
तो जिसमें से अर्थ विराम, पूर्ण विराम, उपविराम ये सब हैं विराम चिन्ह, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये आते हैं भाववाचक चिन्हों में। ठीक है, तो पहला प्रकार हम देखते हैं विराम चिन्ह का, अर्धविराम। अर्धविराम कब लगाया जाता है? जिसको अपूर्ण विराम भी बोलते हैं या कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ वाक्य समाप्त होने पर भी जिज्ञासा बनी रहती है। वाक्य समाप्त होने पर भी जिज्ञासा बनी रहती है मतलब आधा विराम जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक रुकना पड़े, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी का दिन है तो आगे क्या? आराम मिलेगा। मतलब यहाँ पे रविवार है, रविवार तो हर हफ्ते में आता है, छुट्टी का दिन होता है, ये भी सबको पता है। लेकिन आगे की जिज्ञासा क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है कि कुछ और होने वाला है क्या रविवार के दिन में? हाँ, आराम मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जहाँ पर वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पूर्ण विराम का सिंबल कैसा है। उदाहरण के लिए, सीता स्कूल से आ रही है, पूर्ण विराम, वाक्य समाप्त हो गया है, वाक्य पूरा हो गया है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। ठीक है, अर्धविराम और पूर्ण विराम के बारे में आपको पता चला। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं, उपविराम। उपविराम जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उपविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप। एक कथन को दूसरे कथन से अलग दिखाना है, इसीलिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पर सिर्फ ध्यान देंगे, एक कथन को दूसरे कथन से अलग दिखाना है, तो इसीलिए वहाँ पे उपविराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने, ज़्यादा लंबा वीडियो करना ही नहीं है, जिससे आपको छोटे छोटे चीज़ों से समझ में आ जाए कि विराम चिन्ह कब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भाव चिन्ह में आता है। जैसे हम सवाल पूछते हैं किसी से तो हमारे भाव से पता चल जाता है सामने वाले को कि हमें इस वक्ता ने कुछ सवाल पूछा है। अब प्रश्नवाचक का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। कोई सवाल है, आप उसे पूछिए। सवाल पूछते समय अगर हम मुंह से बोल रहे हैं तो हमारे भाव से पता चलता है। लिखते समय जब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब पता चलता है कि इस वाक्य में हमसे सवाल पूछा गया है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से सवाल होते हैं और यह प्रश्न का बोध कराता है और इसका प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है। ठीक है, अब पांचवा प्रकार हम देखते हैं, अल्पविराम। अल्पविराम जिसको हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं और कॉमनली हम इसका प्रयोग हर जगह पे करते हैं कि जहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी देर पे रुकते हैं वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमको जहाँ पे रुकना पड़ता है, पढ़ते अथवा लिखते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, या फिर कब हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमा का प्रयोग कब हम कर सकते हैं। दो संज्ञा यानी संज्ञा मतलब नाम होता है किसी भी चीज़ का, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम, उसे संज्ञा बोलते हैं। तो दो संज्ञा, दो विशेषण, दो क्रियाओं के बीच में, या जब हम बोलते हैं हाँ, नहीं, जी, बस आदि से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए, या किसी के नाम को संबोधित करते हुए हमने किसी का नाम लिखा और उस नाम के आगे हमको कॉमा लगाना चाहिए, वहाँ पे हमको अल्पविराम देना चाहिए। ठीक है, अब छठवां प्रकार है, ये भी भाववाचक चिन्ह में आता है, जिसका नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगाते हैं? विस्मय, हर्ष,
शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। हमारे मन में अलग तरह के भाव हमेशा आते रहते हैं, तो उन भावों को हम अपने मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है उसके द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे हमें बहुत सारी खुशी हुई तो हमारे मुंह से तुरंत निकल जाता है अरे वाह। हम अगर डर गए तो अरे बाप रे। तो इन शब्दों के आगे आपको दिख रहा है कि कोष्टक में ब्रैकेट में जो चिन्ह दिया गया है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में दो प्रकार होता है, एक एकहरा उद्धरण चिन्ह और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय हम एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जैसे प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास एक पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है। वो बुक का नाम लिखते समय हम वहाँ पे एकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो उद्धरण चिन्ह है वो दोहरा उद्धरण चिन्ह है, या किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपने कोई पुस्तक पढ़ी, किसी को आप कोई बात बता रहे हैं, लेकिन उस वाक्य में उस किताब में आपको सबसे अच्छा पसंदीदा कोई वाक्य अगर आपको लिखना है कि मुझे इस पुस्तक में से, इस किताब में से ये वाक्य बहुत ही पसंद आया, तो वो वाक्य आप ये उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करके, जिसको आप उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह या एकहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। जैसे पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये एक दोहा जैसा उदाहरण है। पराधीन मतलब दूसरों के अधीन रहने वाले को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो इस तरह से ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसी कोई फ्रेज़ आपको लिखनी हो, कोई स्लोगन लिखना हो, कोई आपको जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, अगर वो लिखना हो तो आप उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब 8वां प्रकार है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब क्या कि योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है और यह दर्शाता है कि इसके दोनों ओर के शब्द परस्पर में मिले हुए हैं। इसके दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, यश अपयश। उदाहरण के तौर पे दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। दूर दूर, यहाँ पे दो दूर है, लेकिन दोनों दूर के बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। सुख दुख, सुख दुख ये दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वो एक जगह आने पे वहाँ पे योजक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण करना मतलब एलोब्रेट करना, एक्सप्लेन करना। जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो, मतलब उसका विस्तार करना हो, किसी आपको एक परीक्षा में एक शब्द दिया रहता है और उसको आपको अपने मन से उसका विस्तार करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे हमको योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, या प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। और हमें जब वाक्य को विस्तारित करना, विस्तार रूप से लिखना है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण करना यानी उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना। जैसे भारत में कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु आदि। अब कोष्टक, कोष्टक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के नाम व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अर्थ, शब्द, पद या शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए
कोई शब्द है जिसका आपको वहाँ पे अर्थ नहीं समझ में आया, जैसे निरंतर, निरंतर का मतलब होता है लगातार, वो वहीं पे कोष्टक में ब्रैकेट में लिख दिया गया है। व्यायाम करने से देह, देह यानी क्या होता है, शरीर, वो वहीं पे देह के बाद तुरंत उसका मीनिंग क्या होता है वो ब्रैकेट में एक्सप्लेन किया गया है, स्वस्थ रहता है। इस तरह से कोष्टक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं, सबसे आखिरी पॉइंट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर। देखिए लाघव चिन्ह आप इसको इंग्लिश में या मराठी लिखते समय ये फुल स्टॉप जैसा आपको दिखता होगा, लेकिन ये फुल स्टॉप जैसा नहीं, वो आगे शून्य जैसा लिखना चाहिए। मतलब वो लिखते समय आपको हमेशा इस ज़ीरो इस तरह से लिखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको आसानी से ये सारे जो चिन्ह हैं, विराम चिन्हों के बारे में पता चला होगा। ठीक है, इसके आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।